and welcome Smartians. I am Parag Singhal, Physics faculty, Smart Achievers. So students, JEE Main 2024 exam is over and result is out. So now हर कोई ये सोच रहा है कि कहाँ पे चीज़ें चेंज हुई, कहाँ पे रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं आया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एक्सपेक्टेड रिजल्ट कम आया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम और अच्छा कर सकते थे, कुछ तैयारी में कमी रह गई। बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस अभी आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या आपने पेपर को ठीक से एनालाइज किया। किसी भी पेपर को, चाहे वो 27 जनवरी का हो, 28 जनवरी का हो, आपकी शिफ्ट का हो, किसी दूसरी शिफ्ट का हो, यदि आप दूसरे सेशन या दूसरे अप्रैल सेशन के लिए यदि आप जा रहे हैं और यदि आप विदाउट एनालिसिस जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो प्रॉब्लम्स या वो मिस्टेक्स फिर से आप लोग करें। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जितना भी शिफ्ट हुए हैं मैं इस बार जनवरी अटेम्प्ट के अंदर, सभी का सॉल्यूशंस आपके सामने लेके आने वाले हैं। डिटेल सॉल्यूशन हम यहाँ पे आपको बताएंगे विद शॉर्टेस्ट मेथड, सो दैट आप लोग इस पूरे सॉल्यूशन को एनालाइज करके ये डिसाइड कर पाएँ कि कहाँ पे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे क्वेश्चंस आपने लेंथी मेथड से अटेम्प्ट कर लिया। ओवरऑल जहाँ भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप होगा, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वो क्लियर हो जाएगा। और वंस इट इज़ क्लियर, तो डेफिनेटली जो सेकंड सेशन आने वाला है अप्रैल वाला, उसमें आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगा। और जो भी आपके दिमाग में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि हम लोगों ने कहाँ पे प्रॉब्लम थी, कहाँ मिस्टेक हो गई, NTA ने प्रॉब्लम कर दी है, या मीन्स बच्चे बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेके, तो उस चीज़ से अब आगे निकलने का समय आ गया है। हम लोग हमेशा आपके लिए इसकी चीज़ के लिए हेल्प करने को तैयार हैं। और उसी क्रम में शुरुआत कर रहे हैं 27 जनवरी शिफ्ट 1 के फिजिक्स के सेक्शन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं पराग सिंघल, फिजिक्स फैकल्टी, और इसमें मैं आपसे पूरा डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा शिफ्ट 1 का, और शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड से मिनिमम टाइम के अंदर हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एवरीथिंग मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन एक चीज़ ना भूलें, हम लोगों को मोटिवेट रहना पड़ता है, आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोस बनाने पड़ते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, सो दैट इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें और आप अपनी परफॉर्मेंस नेक्स्ट सेशन के लिए इम्प्रूव कर सकें। सो विदाउट एनी डिले आई एम स्टार्टिंग। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। हो सकता है कि क्वेश्चंस थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आर सेम, ऑल 30 क्वेश्चंस आर सेम। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ सेट वाइज ये लोग करते हैं आगे पीछे, JEE मेन NTA, बट लेकिन क्वेश्चंस आर सेम। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है ये। ए ट्रेन इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड ऑन रेल्स विच आर 1.5 मीटर अपार्ट टू नेगोशिएट ए कर्व ऑफ रेडियस 400 मीटर, द हाइट बाय विच आउटर रेल should be raised with respect to inner rail। So students, यहाँ पे हम लोगों ने एक बैंकिंग ऑफ रोड्स का कॉन्सेप्ट लर्न किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर। उसी का बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। यदि उसी क्वेश्चन में आपको याद हो तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का फॉर्मूला जो हम यूज करते थे, वो फॉर्मूला होता था tan थीटा इक्वल्स टू v² अपॉन rg। यहाँ पे v स्पीड, r रेडियस, जिस कर्व के अलॉन्ग आप टर्न कर रहे हैं उसका रेडियस, एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं कि जो आउटर रेल है, मींस इफ देयर आर 2 रेल्स, दिस इज इनर रेल और ये आउटर है। यदि हम इसको थोड़ा सा उठाएंगे तो हम ध्यान से देखें तो दिस एंगल इज थीटा, दिस इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। इफ यू रिमेंबर, यदि आप लोगों को याद हो, रोड के अंदर जो इंक्लिनेशन का एंगल होता है उसी को एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा बोलते हैं। और यहाँ पे रोड ना होके
ये इनर और आउटर रेल है और आउटर रेल is raised with respect to inner rail. So you can see if outer rail is raised with respect to inner rail, तो एक एंगल फॉर्म हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, जिसको हम थीटा बोलते थे वहां पे, यहाँ पे ये रेल की टर्म में है, वहां रोड का हम एंगल देखते थे, तो दिस इज द थीटा, और यहाँ पे दिस इज द हाइट ऑफ आउटर रेल विद रिस्पेक्ट टू इनर रेल। और ये जो गैप है, दोनों रेल के बीच का जो गैप है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 1.5 मीटर। तो यहां से हम tan थीटा निकाल सकते हैं, तो tan थीटा यहां से आ जाएगा h अपॉन 1.5। देख सकते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है टर्निंग का। यहां पे दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो h की वैल्यू यहां से आ जाती है 1.5 इंटू v इज गिवन v स्क्वायर, r is also given, so here r is 400 meter and g is 10। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं, it will come out 0.054 मीटर, और यदि इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी 5.4 सेंटीमीटर। देख सकते हैं 5.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और ये जो टॉपिक है यहाँ पे, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग बोर्ड का एग्जाम देंगे, अभी आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टर्निंग वाला कॉन्सेप्ट है, टर्निंग एंड बैंकिंग वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जेई ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, जो कि एक यूजुअल प्रोसीजर है उनका। जनरली वो लोग उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं जो रिलीवेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक उसको कवर करता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे, और इस तरह के टॉपिक्स की आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, यहां आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशन। हमें यह बताना है ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या रॉन्ग है। हम लोगों ने बोहर्स के मॉडल में ये पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम is equal to nh upon 2 pi। So यहां पे आप देख सकते हो n is an integer, it's a orbit, first orbit or second orbit number, 2 pi is a constant, so clearly the unit of angular momentum is equal to the unit of Planck constant, so statement 1 is correct। Second statement, linear momentum and moment of force। linear momentum P से हम रिप्रेजेंट करते हैं and we know the formula mv, और यदि हम linear momentum की यूनिट लिखें तो क्या आ जाएगी, kg मीटर पर सेकेंड। एट द सेम टाइम मोमेंट m equals to moment of a force into perpendicular distance, और यदि आप इसकी यूनिट निकालते हैं, फोर्स की यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिस्टेंस इज मीटर, सो इट विल बी kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। आप क्लियरली देख सकते हैं ये दोनों सेम नहीं है, सो इट इज फॉल्स। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, फर्स्ट चैप्टर का यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, नो, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, नो, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगेन यहाँ पे मैं आपको फिर से पॉइंट आउट करूंगा, आप लोगों को अच्छे से मालूम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस इज वेरी
इजी चैप्टर ऑफ फिजिक्स, और एक क्वेश्चन हर साल जेईई मेन के अंदर यहाँ से आता है। फॉर्चुनेटली इस बार काफ़ी आसान यूनिट्स पूछे गए हैं, हो सकता है अगली बार थोड़े मुश्किल यूनिट्स पूछ लिए जाएं, लेकिन एक क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% मिलेगा। इस टॉपिक को आप जरूर तैयार रखें, बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ से आता है। यदि आप इसको तैयार रखेंगे ये क्वेश्चन आपका 101% ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर forms an image of an extended source of light on a photoelectric cell. A current I is produced. The lens is replaced by another convex lens having the same diameter but focal length 20 centimeter. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में हमें समझनी है, बिकॉज यदि आप देख रहे हैं फोकल लेंथ चेंज्ड हो गई है जबकि हमने डायमीटर को सेम रखा है। यदि आप क्वेश्चन को पढ़ें, कॉन्वेक्स लेंस हैविंग सेम डायमीटर, इट मींस ये जो डायमीटर की बात कर रहा है ये अपर्चर साइज की बात कर रहा है। यदि आप ध्यान से सोचें, कॉन्वेक्स लेंस यदि आप लोगों ने देखा हो तो उसके अपर्चर का भी एक साइज होता है जिसको हम अपर्चर डायमीटर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो डायमीटर की बात कर रहा है ये अपर्चर डायमीटर की बात कर रहा है, नॉट द डायमीटर ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्वेचर है हम इसके डायमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके अपर्चर के डायमीटर की बात कर रहे हैं। यदि आप ध्यान से देखें, सामने से देखें तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा होगा, तो हम इस डायमीटर की बात कर रहे हैं। तो दोनों ही केस में यदि आप ध्यान से देखें, डायमीटर को, अपर्चर डायमीटर को चेंज कर दिया गया है, लेकिन फोकल लेंथ को चेंज कर दिया गया है, लेकिन फोकल लेंथ चेंज होने से ये वाला कर्वेचर चेंज होगा, बट द साइज रिमेन द सेम ड्यू टू अपर्चर। अपर्चर साइज इज सेम, यानी कि यदि मान लीजिए हम दोनों लेंस की बात करें तो यानी उनकी बस थिकनेस में चेंज आएगा। एक लेंस थोड़ा मोटा होगा, एक लेंस थोड़ा पतला हो जाएगा ड्यू टू द चेंज इन फोकल लेंथ, बट द अपर्चर साइज इज सेम, यानी कि जिसका साइज है, अपर्चर है या डायमीटर है, वो सेम रहेगा। इट मींस जितनी लाइट वो पहले उसके ऊपर फॉल कर रही थी उतनी ही लाइट अभी भी उसके ऊपर फॉल करेगी और उतनी ही लाइट वो फिर से फोकस करेगा, यानी लाइट की जो इंटेंसिटी आपको मिल रही थी वो सेम रहेगी। और यदि इंटेंसिटी सेम रहेगी तो सेम फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें मिलने वाली है। इट्स ए अवेयर्ड क्वेश्चन। इसमें यदि आप ध्यान से देखें थोड़ा सा ट्रिकी था, यहाँ पे बस आपको एक बार ये समझना था कि डायमीटर, अपर्चर की बात की जा रही है। और ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम लोग देखते हैं रे ऑप्टिक्स से हमारे को 1 या 2 क्वेश्चन जेईई मेन में हर साल मिलते ही हैं और मोस्टली रिफ्रैक्शन या प्रिज्म से वो क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें, नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज ए वेरी बेसिक क्वेश्चन जो लोग हम कितनी बार करते हैं। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R एंड लेंथ L इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है, उसे हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और इन सभी पार्ट्स को हमने फिर से ज्वाइन किया है पैरेलली। यानी यदि हम माने एक वायर है हमारे पास और हम उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं लाइक दिस 1 2 3 4 5, और फिर इन 5 पार्ट्स को हम अगेन पैरेलल में कनेक्ट कर दें लाइक दिस। सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जैसे ही आप इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी R/5। नाउ यदि आप इन सबको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब को पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और क्योंकि सारे इक्वल हैं तो हम इसको 5/R भी लिख सकते हैं, और R जो बेसिकली R क्या है हमारा, R/5 है, तो इट विल बी 25/R। तो यहां से R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाती है, तो यहां से R इक्विवेलेंट आ जाता है R/25।
25। सो वेरी बेसिक क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ से। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं और जनरली सर्किट के क्वेश्चंस आते हैं। इस बार तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन आ गया रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन इस पोर्शन से आपको एक क्वेश्चन मिलता ही है। और डेफिनेटली आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार रखें। सर्किट के प्रॉब्लम्स करें, इसमें सर्किट के प्रॉब्लम अक्सर आते हैं। इस बार बाई चांस ये बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So it's a electromagnetic wave question. A plane electromagnetic wave propagating in x direction is described by the equation. So this is the equation of electric field and आपको पता है इसके अंदर ये जो होता है this is E naught. तो E naught is 200 वोल्ट पर मीटर। हमें इंटेंसिटी निकालनी है। यहाँ पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों को सबको याद होना चाहिए। द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी आप लोगों को सबको याद होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। ये स्ट्रेट फॉर्मूला EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर का है और हम लोग सब इसको बोर्ड में भी यूज करते हैं। और देखिए जेई में इसका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया है। सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। और C की वैल्यू रख देते हैं। और कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन भी कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। इस बार कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल आई है। तो यहाँ पे आप काटोगे तो ये सब कट जाएगा और यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल कम आउट 53.51 वॉट पर मीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो अगेन EMW चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंपॉर्टेंट है। इक्वेशंस के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। इक्वेशंस याद रखिए, फॉर्मूले याद रखिए। इसको इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी क्वेश्चन आता है वो फॉर्मूला बेस्ड आता है। आगे के लिए भी आप ध्यान रखिए, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लॉजिक है या कॉन्सेप्ट है। आप सीधा इक्वेशंस याद रखिए और फॉर्मूले याद रखिए। यदि ऐसा करते हैं और आपके पास सीधा एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ओके, तो जैसा मैं बार बार हम लोग इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जेई का जो सिलेबस है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की लिस्ट उस सिलेबस में दी हुई है और जनरली वो हर साल 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं और इस साल भी ऐसा ही हुआ है। और ये एक्सपेरिमेंट्स आप अपने बोर्ड के दौरान भी अच्छे से करते हैं स्कूल में, लेकिन हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा हम ना करें। एक बार जब भी हम एक्सपेरिमेंट करें तो हम सीरियसली करें। यदि हम उस समय उसको सीरियसली करेंगे डेफिनेटली जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर पाएंगे। इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आउट ऑफ द बाउंड कि हम नहीं कर सकते। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं स्फेरोमीटर। हम 11th में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं स्फेरोमीटर का, सभी बच्चे करते हैं स्कूल्स के अंदर। उसी के ऊपर आपको मालूम है कि कौन सी स्फेरोमीटर से हम जनरली क्या यूज करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम यूज कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव की भी निकाल सकते हैं, थिकनेस ऑफ भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये हम नहीं निकाल सकते स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड के लिए आप स्फेरोमीटर यूज ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्फेरोमीटर को हमेशा रेस्ट करना पड़ता है। यदि आपको याद हो स्फेरोमीटर को हमेशा सरफेस के ऊपर प्लेस करना पड़ता है और लिक्विड में आप ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। इतना ईजी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यदि आपने एक बार भी एक्सपेरिमेंट किया हो तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो इसमें आप स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ लिक्विड्स आप नहीं कर सकते मेजर। स्फेरोमीटर जनरली स्मॉल थिकनेस, कर्वेचर, इन्हीं सब के लिए यूज किया जाता है और मेनली फॉर सॉलिड्स। लिक्विड्स के लिए तो आप इसको यूज कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये रेस्ट ही नहीं कर पाएगा सरफेस के ऊपर। सो इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। और आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इस बार स्फेरोमीटर पे आया है तो हो सकता है कि वर्नियर पे आ जाए, स्क्रू गेज पे आ जाए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की लिस्ट है जो आप लोग करते हैं। तो उसको बस थोड़ा अच्छे से करिए ताकि इस पोर्शन में आपका क्वेश्चन इजीली हो जाए। क्योंकि यदि आप इसको उस समय नहीं करेंगे तो ये जनरली थ्योरेटिकल पोर्शन में इस तरह के क्वेश्चन हम नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन को यदि करना है तो आपको एक्सपेरिमेंट करते हुए ही इसको अच्छे से करना है। सो एक बार आप लिस्ट एक्सपेरिमेंट की देख के फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। डेफिनेटली अगली बार आपका ये क्वेश्चन 100% सही होगा। ओके, सो अगेन इस बार स्टेटमेंट वाले बड़े क्वेश्चंस आए हैं। तो अगेन फिर देयर इज अ स्टेटमेंट
सो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड्स। हम लोग सब ये चीज अच्छे से जानते हैं, विस्कोसिटी से मतलब है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन। जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसकी लेयर्स स्लाइड करती हैं, और विस्कोसिटी यदि ज्यादा है तो स्लाइडिंग जब करती हैं लेयर्स तो उनके बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, अदरवाइज फ्रिक्शन कम होगा। तो बहुत क्लियर है कि लिक्विड्स आर जनरली मोर विस्कस, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। गैसेस तो बहुत ही लूज होती हैं, फ्रीली इधर उधर भागती हैं, तो उनके अंदर तो विस्कोसिटी बहुत कम होती है। तो इसलिए ये तो बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट है, गैसेस की विस्कोसिटी तो कभी भी ज्यादा हो ही नहीं सकती लिक्विड से, दिस इज फॉल्स। अच्छा, दूसरा वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं ध्यान से, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। तो हम लोग जानते हैं, ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सीबीएसई की बुक में बहुत अच्छे से ये मेंशन है, यदि आप लोगों को ध्यान हो, कि सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। और जब भी सरफेस टेंशन किसी लिक्विड के अंदर हम कुछ चीज मिलाते हैं, लाइक हम लोगों ने पढ़ा है यदि वॉशिंग के लिए हम उसमें कुछ मिला रहे हैं या कुछ भी, एवरीथिंग इफ वी ट्राई टू मिक्स विद द लिक्विड इट विल रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। ये सरफेस टेंशन लिक्विड का घटा देता है, ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है 11th क्लास में, और सीबीएसई में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे स्ट्रेट क्वेश्चन था कि यदि आप किसी भी लिक्विड के अंदर कोई भी इंप्योरिटी मिक्स करेंगे तो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। तो इट्स ए ट्रू। So both are correct. No, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Yes, so this is the right answer. Again, आप लोग देख सकते हैं जनरली फ्लूइड से एक क्वेश्चन आता ही है, और इस बार तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही आ गया है। अदरवाइज यहाँ से आप बर्नौली इक्वेशंस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, वेंचुरी मीटर पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑरिफिस पे, लाइक एप्लीकेशन, टॉर्सले लॉ, और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं फ्लूइड के अंदर उस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। बट दिस टाइम इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, पर आप लोग उस तरह से तैयार करिए। फ्लूइड इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिल्कुल उसको अच्छे से आप लोग तैयार करके रखिए। सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक। ए चार्ज 10 to the power minus 6 microcoulomb is placed at origin. So let us say this is our origin, and एक चार्ज को हमने यहाँ रख दिया है 10 to the power minus 6 microcoulomb. Okay, 2 points P and Q. Now there are 2 points P and Q. One is at like root 3 and root 3. So this is the root 3 and root 3. This point is P, and again second is the Q, and the coordinate है इनके root 6 and 0. अब हमें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस, बताना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम एक स्ट्रेट फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है इट इज KQ/R। यहाँ पे चार्ज तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। R एक बार देख लेते हैं, इस वाले चार्ज के लिए तो √6 है, इस वाले पॉइंट के लिए हमें ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। इसको हम आराम से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। यदि आप इसको निकालते हैं इट विल बी अंडर √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये जो निकल के आएगा हमारे पास ये आ जाएगा अंडर √6। तो यहाँ पे फिर देख सकते हैं, ध्यान से देखें, दोनों ही पॉइंट्स के लिए जो डिस्टेंस निकल के आ रही है इट इज सेम, और यदि दोनों पॉइंट्स के लिए डिस्टेंस सेम आ रही है तो दोनों ही पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा, क्योंकि चार्ज भी इक्वल है और दोनों ही पॉइंट का यदि पोटेंशियल इक्वल है तो यदि हम डिफरेंस निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस यदि हम निकालेंगे दोनों पॉइंट्स का तो ये सेम आएगा, और सेम आएगा तो डिफरेंस करने पे आंसर आ जाएगा 0। तो डिफरेंस आ जाएगा, यदि हम डिफरेंस निकालते हैं इट विल बी 0 ओनली। तो देख रहे हैं कितना इजी स्ट्रेट क्वेश्चन आया है। इस टॉपिक की यदि हम बात करें, इलेक्ट्रोस्टैट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आपको 3-4 क्वेश्चन तक भी मिल जाते हैं। मेनली क्वेश्चन जो आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स,
और डायपोल, ये जो टॉपिक्स हैं इन पे आप अच्छी पकड़ रखिए। गॉस लॉ, इन्हीं पे ही ये क्वेश्चंस पूछते हैं जेई वाले, और इस बार भी बड़ा इजी क्वेश्चन पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का आया है। और आगे भी आप इस तरह के क्वेश्चंस तैयार करिए फॉर द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्रोटॉन मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी पासेस थ्रू ए रीजन ऑफ स्पेस विदाउट एनी चेंज इन इट्स, यानी इसका मतलब ये है यदि चार्ज की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ना तो चार्ज की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है वेलोसिटी का, ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और ऐसा तभी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगा। हम लोगों को मालूम है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगा। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो कुछ होगा ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो हो तो भी पॉसिबल है कि चार्ज अपना एक सर्किल पूरा कंप्लीट करके फिर बाहर आ जाए, तो उसकी डायरेक्शन भी वही रहे। तो ये वाला केस भी पॉसिबल हो सकता है। बाकी दो केसेस में भी हम देख लेते हैं। ये वाला केस पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो 100% चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और इसकी वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज होके ही रहेगा। इस वाले ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखिए। इस वाले ऑप्शन को जनरली हम वेलोसिटी सिलेक्टर में यूज करते हैं, और यदि आप लोगों को ध्यान हो, वेलोसिटी सिलेक्टर में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, और चार्ज विदाउट एनी चेंजिंग इन वेलोसिटी सीधा चला जाता है। तो यानी दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। इट्स अ गुड क्वेश्चन, थियोरेटिकल एज वेल एज नॉलेज बेस्ड, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो यहाँ भी फिर से मैं बात करूंगा आपसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंज फोर्स, इस तरह के क्वेश्चंस हर साल पेपर में आते हैं। इस बार तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है। आप इस तरह के क्वेश्चन जरूर तैयार करिए। यदि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है या चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है तो कितना फोर्स उसके ऊपर लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज दिस, फाइंड आउट द टेम्परेचर। सो अगेन हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूल की, वो होता है 3/2 kB इंटू टी। यहाँ पे बस एक ही चीज़ का हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि टी केल्विन में होता है। इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस फॉर्मूले को स्ट्रेट अवे लगाइए। के की वैल्यू रख देते हैं 0.41 इंटू 1.6, इसको हम पहले जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, इक्वल टू 3/2 kB भी हमें दिया हुआ है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और टेम्परेचर हमें निकालना है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे लाइक दिस, डिवाइड कर देंगे इसको 3 इंटू 38 इंटू 10⁻⁻23। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो बहुत सिंपल है इसका सॉल्यूशन। यदि आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये 3200 केल्विन आ जाता है। और यहाँ पे भी फिर से देखिए एक स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे RMS स्पीड और ये काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ये क्वेश्चन आप यदि पेपर उठा के देखेंगे जेईई मेन के, हर साल हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। ये 3 या 4 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, RMS स्पीड का, एवरेज स्पीड का, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, और डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। ये सब 4-5 कॉन्सेप्ट आप यदि मीन फ्री पाथ, ये सब यदि आप याद रखते हैं, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 101% मिलेगा। और जो पैटर्न यदि चल रहा है यही पैटर्न आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं करने की जरूरत है कि पता नहीं क्या होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूला याद रखिए, वैल्यू पुट करिए एंड यू विल गेट द आंसर। तो अगेन बहुत सिंपल है, आप लोग बस इसको ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं कितनी आसानी से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ। इसको देखिए इस क्वेश्चन को, तो यहां पे बॉडी का मास जो है दैट इज 1000 kg एंड वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ
this body, you see extra mass is added with this body. So ये बॉडी पहले जो 1000 kg की थी, अब इसका मास बढ़ा दिया गया है, and m2 is 1000 plus 200, तो it is 1200 kg. अब क्योंकि हमने कोई फोर्स तो लगाया नहीं है, ओनली मास को चेंज किया है, और हम लोगों को मालूम है यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स को घटाया बढ़ा नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उसका मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा. तो हम बड़े आराम से लगा सकते हैं m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, और यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको इजीली. 1000 इंटू 6 इक्वल्स टू 1200 इंटू v2. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो v2 विल कम आउट 5 मीटर पर सेकेंड. तो इतना आसान क्वेश्चन कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आया है. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. यदि आप जेई मेन का क्वेश्चन उठा के देखें, इम्पल्स एंड मोमेंटम, ये दो टॉपिक ऐसे हैं यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है. और यदि हम थोड़े से भी अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है कि जो हम नहीं बना सकते हैं. ध्यान रखिए इस टॉपिक को, और नेक्स्ट टाइम जरूर करिए इस तरह का क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको. और इस अब तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो अगेन, ए वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस √7 into 10 की पावर -4 मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द राइट गैप ऑफ. तो यार नाउ मैं फिर से बोल रहा था आपको, देखिए मीटर ब्रिज, आप लोग फिर से वहीं स्कूल को याद करिए. मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट आप लोग करते हैं. मीटर ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है. इसमें एक रेजिस्टेंस अननोन होता है, एक रेजिस्टेंस नोन होता है. बाकी मीटर ब्रिज के अंदर आप गैल्वेनोमीटर यूज करके नल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, और फिर अपनी इक्वेशन लगा के आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे आप देखें, यदि हम थोड़ा सा भी याद करें, कुछ इस तरह का रहता है ये, और फिर यहाँ पे एक वायर होता है इस तरह से. तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक वायर है अननोन. वायर का यदि हम रेजिस्टेंस निकालें तो हम निकाल सकते हैं ρl/a से. और जो नॉन रेजिस्टेंस है, known resistance is 4.5, say S is given as 4.5 ohm, and null point यदि आप देखेंगे, null point is found 60 सेंटीमीटर from the left hand. यानी कि यदि आप देखें तो यदि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है तो ये नल पॉइंट यहाँ से 60 सेंटीमीटर है. तो बस इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इसके रेशो में ये जाएगा, इसके रेशो में ये चला जाएगा. तो यदि हम इन चीज़ों को अप्लाई करें, 4.5/60 एंड ρLA/40. नाउ आप लोगों को रेडियस दिया हुआ है, रेडियस से एरिया रखना है, लेंथ हमें दिया हुआ है, सारी वैल्यू पुट करनी है, रजिस्टिविटी भी दी हुई है. बस इसमें एक कांस्टेंट आ गया है R, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम सब कुछ रख देते हैं. 4.5 × 40/60 इक्वल्स टू R इंटू 10 की पावर -7. लेंथ हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम मीटर में रखेंगे, तो 0.1 आ जाएगा. और एरिया के लिए हम लगा देंगे पाई. R कितना है, √7, तो इसको 7 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -8. तो यहाँ पे यदि आप देखोगे ये तो -8 तो ऐसे ही कट जाता है, और बाकी ये सब सॉल्व करना पड़ेगा आपको. बहुत सिंपल कैलकुलेशन है. इसको 22/7 से 7 कट जाएगा, ये 22 रह जाएगा, और यहाँ पे यदि आप इसको काटोगे तो 3 आएगा. तो यहाँ से R की वैल्यू स्ट्रेट अवे 66 आ जाती है. तो 66 इज द राइट आंसर. अगेन ये भी मैं फिर से बोल रहा था आपसे कि एक्सपेरिमेंट आप करिए अच्छे से. जिस समय आप स्कूल में करते हैं उसी समय यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस तो आप स्ट्रेट एक्सपेरिमेंट बेस्ड कर सकते हैं. और अगेन किरचॉफ लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी के. मैं फिर से यदि आप देखते जाएं तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस बार, सारे बहुत ही जो सेलेक्टेड और अच्छे टॉपिक्स हैं उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं. यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है. यदि अगली बार अगले सेशन के लिए आप सोच रहे हैं कि फिजिक्स को हम कैसे करें, आप सबसे पहले अपने सेलेक्टेड और अच्छे टॉपिक चैप्टर वाइज अच्छे से तैयार करें, और जो इस बार का पैटर्न है उसी हिसाब से तैयार करें. ऐसा ना करें कि बहुत ज़्यादा वेवर्ड क्वेश्चंस करें. हम लोग
अच्छे क्वेश्चंस करें, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करें, बेसिक क्वेश्चंस करें, इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। और प्रैक्टिस करें ताकि स्पीड अच्छी आए हमारी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो, यूनिट मिस्टेक्स ना हो। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई होंगे। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ जी, हम सब जानते ही हैं। नाउ डायमीटर इज रिड्यूस टू हाफ। तो यहाँ पे हमें सबको अच्छे से मालूम है कि जी हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से। यहाँ पे एम इज द मास ऑफ अर्थ, आर ई इज द रेडियस ऑफ अर्थ। यदि हम डायमीटर को हाफ कर देते हैं तो रेडियस भी हमारा हाफ हो जाएगा, और यदि हम रेडियस को हाफ कर देंगे तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो देखते हैं क्या चेंज आता है। तो देख सकते हैं मैंने रेडियस को हाफ कर दिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल कम आउट 4g। तो इट विल बी 4g। अगेन वही टॉपिक, ग्रेविटेशन। हर साल एक क्वेश्चन आसान आपको देके जाता है। माय फ्रेंड्स, ग्रेविटेशन इतना अच्छा चैप्टर है, मैं यदि आपको बताऊं, इस साल तो पेपर आसान ही आया है, लेकिन यदि पेपर मुश्किल भी आता है तो ग्रेविटेशन टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा से बच्चों को एक आसान क्वेश्चन देके जाता है। चाहे किसी भी साल का आप पेपर देख लें, किसी भी शिफ्ट का पेपर देख लें, इस क्वेश्चन के लिए आप ग्रेविटेशन के कुछ बेसिक टॉपिक्स अच्छे से तैयार रखें, अच्छे से फार्मूला याद रखें। स्ट्रेट क्वेश्चन आता है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। वेरी गुड, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, डायोड का क्वेश्चन। डायोड में आप लोग जानते ही हैं, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, सब बच्चे इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। एक्सपेरिमेंट भी सबने किया है इसके ऊपर। फिर से यदि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कितने इजी क्वेश्चंस आप बार देख रहे हैं। रिवर्स बायस्ड के ऊपर क्वेश्चन है। तो रिवर्स बायस के अंदर आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो लो पोटेंशियल पे होता है और नेगेटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे। तो यहाँ पे यदि आप देखें, ये माइनस है, ये जीरो है, इट मीन्स इट इज एट हायर पोटेंशियल, तो ये नहीं हो सकता। इसको देखें, अगेन +2 एंड 0, फिर अगेन ये हायर, ये भी नहीं हो सकता। इसको देखें, अगेन इट इज हायर, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन इसको देखिए, आप क्लियरली दिख रहा है नेगेटिव इज एट हायर पोटेंशियल एंड पॉजिटिव इज एट लोअर पोटेंशियल। सो क्लियरली ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगेन फिर से ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी कई बार आया है इस तरह का, जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस। और सेमीकंडक्टर में तो अब थ्योरी ही इतनी कम कर दी गई है कि 3-4 पन्ने की थ्योरी से आप एक क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। थ्योरीटिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से जनरली आता है। हर साल एक क्वेश्चन आपको जेईई मेन से मिलता ही है, और इसको करिए आप। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बोर्ड में भी आपको यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बोहर्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। मॉडर्न फिजिक्स हमें पता है, एटम के ऊपर हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। और ऑर्बिटल रेडियस का फॉर्मूला हम सब लोगों ने याद किया हुआ है, r² बराबर होता है r0 n²। r0 इज ए कांस्टेंट, n इज द ऑर्बिट नंबर। सो द रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट आपको निकालना है, थर्ड का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए r3 आ जाएगा r0 3 का स्क्वायर, फोर्थ आपको निकालना है तो यहाँ पे लिख दीजिए r0 4 का स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। r0 से r0 कैंसिल आउट हो जाएगा, r3 इज गिवन एज r, सो r/r4 इज इक्वल टू 9/16। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको आप, r4 तो r4 आ जाता है 16r/9। तो अगेन एटम्स के ऊपर हर साल हमें एक क्वेश्चन मिलता ही है। और इस साल हम जो इस साल का पैटर्न है उसमें एक चीज़ जो हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन कुछ ऐसे बनाए गए हैं कि सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। और आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है कि कुछ इस तरह का पैटर्न यदि फॉलो होता है तो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। ज़्यादा आपको सिर्फ अननेसेसरी क्या डिटेलिंग नहीं करना है, सीधा फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए और आपको यहाँ से एक आध क्वेश्चन हमेशा मिलता ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। So now next question, two bodies of mass 4 gram and 25 gram are moving with equal kinetic energy
एंड फाइंड द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटा। तो हम लोग देखिए ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हम लोगों को सबको मालूम ही है, ये रिलेशन हम बार बार करते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख रहे हैं कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो यदि हमें मोमेंटम का रेशियो निकालना है फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी तो इट विल बी √m1/m2। तो यदि दोनों को हम पुट कर दें एंड फाइनली वी गेट 2/5, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक इसको तो कोई भी बच्चा यदि फॉर्मूला भी याद होगा आपको तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी क्वेश्चन में बोलता आ रहा हूँ कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत पड़ी हो, सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.0 kg एयर इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम थ्रू 5 डिग्री। स्पेसिफिक हीट भी दिया हुआ है हमें, लेकिन किलो कैलोरी में दिया हुआ है और जूल की वैल्यू हमें दी हुई है। हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो हमें मालूम है डेल्टा यू का फॉर्मूला अच्छे से सबको मालूम है, NCV∆T। यहाँ पे मोल्स में दिया हो तो मोल्स में यूज़ कर सकते हैं, मास में दिया हो तो मास में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें मास में स्पेसिफिक हीट दी हुई है। तो हम सारी वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद फिर हम रखेंगे CV की वैल्यू 0.17 और इसको हम यूज़ करेंगे जूल के अंदर, क्योंकि हमारा आंसर जूल में है। 4.18 और टेम्परेचर डिफरेंस था 5। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डिग्री C में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे केल्विन में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ΔT यूज़ करते हैं। ΔT में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों का स्टेप साइज सेम रहता है, केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में। इसको आप सॉल्व करें, सॉल्व करके आप निकालेंगे, इट विल कम आउट 284 जूल एंड द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे आप बहुत भरमार में करते हैं, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बोर्ड में करते हैं, एग्जाम्स में करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए हमें पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है और हमें वेलोसिटी की निकालनी है। तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे हम करते हैं इसको। इसको यदि हम डिफरेंशिएट कर दें तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, और ये आ जाएगी 4t × J। हमें निकालना है t = 1 सेकेंड पे, तो वेलोसिटी आ जाएगी 4J, t = 1 सेकेंड पे। तो आंसर आ जाएगा 4 एंड J इज द y डायरेक्शन। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगेन बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस करते ही हैं। काइनेमेटिक्स से हमारे पास हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, और ये तो क्वेश्चन ही बहुत बेसिक है। वैसे हर साल थोड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं, काइनेमेटिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए रेक्टेंगुलर लूप, लेंथ 2.5 एंड विड्थ। सो हियर वी हैव अ लूप, so length is 2.5 meter, sorry, this is width, so width is 2 meter, and if we consider this as a length 2.5 मीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 5 मीटर स्क्वायर। और हम लोगों को निकालना है EMF। तो EMF E बराबर होता है d∅/dt। ये फॉर्मूला हमने अच्छे से याद किया हुआ है सबने। और यदि हम इसको ∅1 ∅2 की टर्म्स में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे एरिया तो कांस्टेंट रहता है, हमें पता ही है, क्योंकि लूप का एरिया कांस्टेंट है। पहले मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला है, फिर उसके बाद हटा दिया गया है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया है। पहले 4 टेस्ला में रखा हुआ है एट द एंगल 60, तो ∅1 निकाल लेते हैं BA cos 60 से। B is 4, एरिया is 5 and cos 60 is half, तो it is 10 and ∅2 will be 0 since loop is removed from the field, so
फील्ड इज 0, सो फाई इज ऑल्सो 0। तो यहाँ पे सारी वैल्यू रखते हैं, 10 माइनस 0 और 10 ही सेकेंड में रिमूव किया गया है, तो यू विल गेट 10/10 और 1 वोल्ट इज द आंसर। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो EMI इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। EMI मैं बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको हर शिफ्ट में हर एग्ज़ाम में ये आपको क्वेश्चन देगा ही देगा। इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं हैं, कुछ सेलेक्टेड फार्मूलेज हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी शिफ्ट में उठा के देखिए, इसका क्वेश्चन आसान ही आता है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं है। आप इसको अच्छे से करिए, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम ऑप्टिक्स। जैसा कि हम पहले ही बोल रहे थे कि प्रिज्म और लेंस से हर साल क्वेश्चन आता ही है, तो यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आ गया है। मिनिमम डेविएशन हमें निकालना है एंगल, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आप एक्सपेरिमेंट में भी करते हैं, और फिर से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। इसका फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद होगा, sin A प्लस डेल्टा m/2 डिवाइड बाई sin A/2। n हमें दिया हुआ है cot A/2, तो इसको हम फर्दर लिख लेते हैं। फर्दर cot A/2 को आप लिख सकते हैं cos अपॉन sin, और जैसा आप देख रहे हो sin A/2 से sin A/2 कट जाएगा। cos A/2 को फर्दर लिखा जा सकता है sin 90 माइनस थीटा, दिस इज A इक्वल्स टू sin A प्लस डेल्टा m/2। तो नाउ जस्ट सिंप्लीफाई, सो A प्लस डेल्टा m/2 इक्वल्स टू पाई माइनस A/2, 2 will cancel out and delta m will be pi minus 2a। फिर से आप देख रहे हैं कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और स्ट्रेट क्वेश्चन है, और ये भी आप फार्मूला एक्सपेरिमेंट में भी करते हैं, थ्योरी में भी कर सकते हैं। ये फार्मूला तो बहुत ज़्यादा कॉमन फार्मूला है। तो अगेन जेई यदि आप देखें तो क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो बहुत क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आया है जो वेवर्ड क्वेश्चन हो, बहुत बाहर से आ गया हो। अगले प्रिपरेशंस के लिए आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी चैप्टर वाइज बेस्ट टॉपिक्स हैं सबसे पहले उनके ऊपर सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो मेनली प्रॉब्लम्स आती है एग्ज़ाम के अंदर, स्पीड के अंदर आती है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स के अंदर आती हैं, यूनिट कन्वर्जन्स में आती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स को आपको नहीं करना है। स्ट्रेट करेंगे, अच्छे से करेंगे तो फिजिक्स में इस बार बहुत ईजी था स्कोर करना। अगेन नाउ अब हम आ गए हैं न्यूमेरिक क्वेश्चंस पे, और न्यूमेरिक क्वेश्चंस में हमें नंबर में आंसर करना होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। डेप्थ ऑफ ओशियन इज 4000 मीटर, बल्क मॉडुलस इज गिवन। हमें निकालना है डेल्टा V/V। यदि आपको बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला यदि आप लोग याद करें तो बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा V/V। तो इस फॉर्मूले को स्ट्रेट हमें इसमें अप्लाई करना था। डेल्टा P की वैल्यू कितनी हो जाएगी एट द बॉटम, रो GH से हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे वाटर की डेंसिटी 1000, G10 एंड 4000, तो इट विल बी 4 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल। B हमारे को दिया ही हुआ है, तो डेल्टा V/V आ जाएगा डेल्टा P आप निकाल ही चुके हैं, 4 × 10⁻⁷। B की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁹, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो इट विल बी कम आउट 2 × 10⁻⁻²। तो हमें बताना था अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा विल बी 2, तो आंसर इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2। अगेन मैं पहले ही बोल चुका हूँ फ्लूइड से तो क्वेश्चन हमारे पास आता ही आता है, और अगेन इस बार तो इतने अच्छे क्वेश्चन आए हैं कि सीधा आपको फॉर्मूला रखना है और आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इथेन मेटेलिक वायर
हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया इतने इज यूज्ड टू मेक ए रिंग। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिंग है, तो एक रिंग बना लेते हैं और रिंग के ऊपर चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज है रिंग के ऊपर। यदि हम चार्ज की बात करें, लेट अस से द चार्ज Q, इट इज 2 पाई कूलम, और एक चार्ज 30 पिको कूलम का हमने सेंटर पे प्लेस किया हुआ है। दिस इज 30 पिको कूलम एंड से इट इज स्मॉल q। नाउ स्टूडेंट, एक क्वेश्चन जनरली जेई वाले कुछ अच्छा भी डाल देते हैं कभी कभी किसी भी शिफ्ट के अंदर। तो ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन मुझे लग रहा है, द टेंशन इन द रिंग प्रोवाइडेड दैट रिंग डज नॉट गेट डिफॉर्म्ड। तो हमें टेंशन निकालना है। टेंशन क्यों आएगा? यू सी, जब भी किसी भी आइदर इट इज surface or a ring, charge is distributed on this surface, charge will be try to expand, you know, charge will repel each other and try to expand the ring। तो यहाँ पे वही चीज़ हमें सोचनी है, और यहाँ पे सेंटर पे भी एक चार्ज रखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा इसको एक्सपैंड करेगा। तो हम कैसे करेंगे? हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक छोटा सा एलिमेंट लेके अपना काम कर सकते हैं। लेट अस से वी टेक दिस एलिमेंट, और यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें, यदि इसके अंदर टेंशन होगा तो ये एलिमेंट कुछ इस तरह से खिंचेगा दोनों तरफ। मैं यहाँ बता देता हूँ उसका डायग्राम, इट विल बी मोर बेटर लाइक दिस। और ये एंगल हम ले लेते हैं डी थीटा, एंड दिस विल बी टेंशन फ्रॉम द बोथ साइड। और यहाँ पे क्योंकि एक चार्ज और रखा हुआ है और ये भी एक चार्ज है, तो एक फोर्स यहाँ पे बाहर की तरफ लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, लेट अस से F। और क्योंकि रिंग इज इन इक्विलिब्रियम, तो ये एलिमेंट भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हम यदि ये एंगल निकालें तो ये एंगल आप यहाँ से निकाल सकते हैं डी थीटा बाई 2 से, ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो ये भी डी थीटा बाई 2। और यदि आप यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो F की वैल्यू बराबर आनी चाहिए T cos थीटा बाई 2 और T cos डी थीटा बाई 2। ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बराबर आ जाएगा 2t sin डी थीटा बाई 2। अब हम लिखेंगे F की वैल्यू। F की वैल्यू हमें लिखना है, कूलॉम लॉ से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी लिख सकते हैं। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें चार्ज Q का, तो KQ बाई रेडियस का स्क्वायर इंटू इस एलिमेंट का यदि आप चार्ज लिख रहे हैं, रेडियस इज R, so the length of this element will be R d theta। so you can write R d theta and the charge density will be Q by 2 pi R। यदि Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया गया है तो हम लिख सकते हैं इसको Q बाई 2 पाई R। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डी थीटा, क्योंकि ये एंगल बहुत स्मॉल है, यू नो एंगल इज स्मॉल एंड वी कैन राइट एज साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया है। डी थीटा से यहाँ डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टेंशन ही हमें निकालना है और टेंशन ही हमारे पास आ गया है, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो टेंशन आने वाला है, यहाँ से हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाई 2 पाई एंड R स्क्वायर। अब देखिए सारी वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई हैं, सारी वैल्यू हम रख देते हैं। 9 इंटू 10 की पावर 9 Q, और देखिए वैल्यू बड़ी दी हुई हैं, 2 पाई एंड 30, तो 2 पाई एंड 30, पिको की जगह आप -12 यूज़ करिए। 2 पाई, R कितना गिवन है हमारे को यहाँ पे, R इज 30 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस 30 सेंटीमीटर, तो 0.30 इंटू 30 और 10 की पावर -4। तो यहाँ से आप देख रहे हो 2 पाई से 2 पाई कट गया, 30 से 30 कट गया। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 4 9 12, तो यहाँ पे एक 90 आ जाएगा और 33, तो स्ट्रेट अवे आंसर 3 न्यूटन। बहुत इजी कैलकुलेशन, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बट
इस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने काफ़ी किए हैं जिसमें टेंशन निकालनी होती है। इस तरह के आप मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में भी क्वेश्चन करते हैं और भी बहुत जगह इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं जिसमें रिंग के अंदर टेंशन निकालना होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। तो वी हैव ए स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है और 4 पार्टिकल हमने कॉर्नर्स पे प्लेस कर दिए हैं। लेट अस से A, B, C, D and the side is 2 meter, 1 kg, 1 kg and 1 kg. Now moment of inertia निकालना है एक्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एनी ऑफ द वर्टेक्स। तो यदि हम 1 के अबाउट एक्सेस लें परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज mr²। और तीनों का लिखना पड़ेगा हमें, तो तीनों के लिए लिखते हैं 1 × 2 का स्क्वायर, दूसरे वाले 1 के लिए भी 2 का स्क्वायर, लेकिन इसके लिए हमें ये डिस्टेंस लेनी होगी एंड दिस डिस्टेंस विल बी 2√2 फ्रॉम द पाइथागोरस डायगोनल a√2। दिस विल बी 1 × 2√2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 + 4 + 8, सो इट विल बी 16 kg/m²। तो आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिक में भी क्वेश्चन का कैलकुलेशन बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। रोटेशन हर बार क्वेश्चन आते हैं और इस बार तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द सिंपलेस्ट टॉपिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 coils mutual induction is given, M is given 0.002 Henry. The current changes in the first coil according to the relation. So this is the equation of current where I not given, omega is given. Maximum value of EMF, तो हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू यदि हमें EMF की निकालनी है E की, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं M di/dt और उसमें भी फिर हमें मैक्सिमम यदि सेलेक्ट करना होगा और आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा cos ωt और ओमेगा और आएगा और उसमें से मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, इट विल बी कम आउट m omega I naught. This is the maximum. m की वैल्यू हमें गिवन है and I naught is given and omega is also given. So if we solve this, so it will be come out 0.5 pi or pi/2। सो π/α की फॉर्म में आंसर है और अल्फा, तो वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2। 10 बार आपके 2 आंसर बहुत आ रहे हैं। देखिए अगेन द वेरी इजी कैलकुलेशन एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ ये EMI का क्वेश्चन है। EMI में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं करना होता है, बस आपको फॉर्मूले को ट्रेस करना है, वैल्यू पुट करनी है एंड गेट द आंसर। तो बड़ा इजी क्वेश्चन आए हैं इस बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर एट मीन पोजीशन। हमें मालूम है कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है एंड वेलोसिटी एम्पलीट्यूड इज a ओमेगा। तो a ओमेगा इज ऑल्सो गिवन इज 10 cm/s। सो ओमेगा आ गया हमारे पास यहाँ से 10/4 radian/s। The distance of the particle from the mean position when its speed become 5 cm। सो स्पीड का फॉर्मूला किसी एनी भी डिस्टेंस पे यदि हमें निकालना है तो हमें मालूम है √a² - x²। बस इसको रखना है हमारे को। स्पीड इज गिवन 5, ओमेगा इज 10/4 √a इज 4, 16 - x²। सो इट विल बी 2 equals to √16 - x² and x² will be 16 - 4 or 12 का √ so if √α so it will be 12। तो अगेन SHM बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है, कई बार थोड़ा मुश्किल भी आ जाता है, लेकिन इस बार तो बहुत ईजी क्वेश्चन आया है। सीधा फॉर्मूला रखना है, आंसर निकालना है। इस बार सारे ही क्वेश्चन ऐसे आए हैं, हमारे लिए बड़ा इजी हो गया है। बस प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन करिए, फॉर्मूला याद रखिए।
तो अगेन ये देखिए फिर से मैग्नेटिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन आया है। टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स कैरी इक्वल करंट्स, सो इक्वल करंट्स बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, 10 एम्पियर 10 एम्पियर। इफ यू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट P, सो फॉर दिस इट इज इनवर्ड एंड फॉर दिस इज ऑल्सो इनवर्ड। यदि हम दोनों के कारण पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट विल बी द सम ऑफ टू, और दोनों के अंदर करंट सेम है, बीच का पॉइंट है, दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, तो हम किसी के लिए भी निकाल देते हैं और उसका डबल कर देते हैं। और B का फॉर्मूला स्ट्रेट वायर के लिए आप लोगों को याद ही होगा, सब लोग इसको याद करते हैं, μ0I/2πr। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा याद किया जाता है और बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, इसका डेरिवेशन आता है, लेंज लॉ और एम्पियर्स लॉ, ये सब हम इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बहुत करते हैं। μ0/2π की वैल्यू 4π डिवाइड बाई 2, यानी इट विल बी 2 इंटू 10 की पावर -7। I is given as 10 and R is given as R is the half, it's 5 centimeter, it means 2.5 into 10 की पावर -2। इसको मीटर में हमें कन्वर्ट करना होगा। एंड ओके, हमें जो मैग्नेटिक फील्ड बताना है माइक्रो टेस्ला में बताना है, तो निकाल लेते हैं पहले कितना आता है। तो यहाँ पे -5, तो 2/2.5 इंटू 10 की पावर -4, तो यदि -6 करेंगे तो इट विल बी 200/2.5 इंटू 10 की पावर -6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 यानी 800 आंसर आ जाएगा इसका यहाँ पे। और क्योंकि हमें उसका डबल भी करना है तो इट विल बी 1600, तो 1600 यहाँ पे आंसर आएगा। फिर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इजी कैलकुलेशन, जैसा कि इस साल के पेपर में आप देखते ही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे हमें चार्ज निकालना है कैपेसिटर के ऊपर। तो मैं पहले ही बोल रहा था कि ऐसा होता ही नहीं कि सर्किट में क्वेश्चन ना आए, तो फिर से अगेन सर्किट में क्वेश्चन आ गया है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये बैलेंस नहीं है तो इस लाइन में पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी पे, और उसकी वजह से ये चार्ज एक्यूमुलेट कर लेगा। लेकिन हमें पता है कैपेसिटर कभी भी करंट तो फ्लो करेगी नहीं इस लाइन में, तो हम वी कैन ट्रीट दीज टू लाइन्स एज ए सेपरेट लाइन्स। और ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में है, तो यदि इस लाइन के क्रॉस देखें तो भी 10 वोल्ट है और इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट है। यदि हमें ए का पोटेंशियल निकालना है तो ए का पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं 10 माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस 1 ओम के रेजिस्टेंस में जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यदि हम वो निकाल लें और उसको 10 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो इसको हम निकाल सकते हैं V इक्वल्स टू I इंटू R। इस ब्रांच में जो करंट होगी दैट विल बी 10/3, बिकॉज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस ब्रांच का कितना है, 1 + 2 = 3। और 1 ओम में करंट कितनी फ्लो करेगी, दिस करंट विल फ्लो एंड दिस विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए विल बी 20/3 वोल्ट। और सिमिलरली आप यदि B का निकाल लें पोटेंशियल, B का यदि हम निकालें 10 माइनस 10/10 इंटू 6, तो ये आएगा 4 वोल्ट। तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस निकालें VA माइनस VB, तो यदि हम देखें इसको 20/3 माइनस 4, तो इट विल बी 8/3 वोल्ट। और हमें पता है चार्ज विल बी C इंटू V एंड द C इज 150 इंटू 8/3, तो इट विल बी 400 एंड इट्स माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 400। तो स्ट्रेट अवे फिर से वही प्रॉब्लम, वही क्वेश्चन, वही मेथड, वही पैटर्न, आसान क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड, इजी कैलकुलेशन, ये इस बार का पूरा पैटर्न रहा है जेईई मेन का। और अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि मैं स्टार्टिंग में जो बात आपको बोल रहा था कि आप अच्छे से पैटर्न को समझ के
चीज़ों को पॉजिटिव वे में एग्जीक्यूट करके अपनी वीकनेस पे काम करके नेक्स्ट सेशन में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जेई मेन का जो पैटर्न है उसमें काफ़ी चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज हुआ है। इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिए, अदरवाइज़ आप लोग एफर्ट भी लगाएंगे और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, जैसा कि इस बार बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको, वो चीज़ ना करें। इन वीडियोस का हेल्प लें, हम लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, आपके पास आते रहेंगे, सारी शिफ्ट के वीडियो आएंगे, सॉल्यूशन भी पता चल जाएंगे, क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे, और नेक्स्ट सेशन के लिए आप लोग रेडी हो जाएंगे, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और अब आपको प्रिपरेशन प्लस प्रैक्टिस, अब आपको मेमोराइज नहीं करना है, चीज़ों को समझ के प्रैक्टिस करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इट्स ए फिशन, और यहाँ पे 236 का न्यूक्लाइड 2 में ब्रेक हो गया है, और जो ब्रेक हुआ है तो बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस है, तो कितना एनर्जी रिलीज जो होता है, एनर्जी रिलीज्ड होगा, एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस जो होगा, हमारे जो न्यूक्लियाइड बने हैं दैट इज 118 के 2 बने हैं, और कितना एनर्जी है 8.6 का बना है, और किस में ब्रेक हुआ है -238 इंटू 7.6। सो दिस इज द एनर्जी MeV। इसको आप देखिए 238 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो इट विल बी 238 इंटू 1 MeV, और आपको MeV में ही आंसर करना है, तो इट विल बी 238। तो मैं पहले ही बोल रहा था इस बार न्यूक्लियाई पे भी एक क्वेश्चन आता ही है, और इतना आसान क्वेश्चन फिशन के ऊपर आया है, इसमें जस्ट आपको बस एनर्जी डिफरेंस ही निकालना होता है, वही एनर्जी प्रोसेस के अंदर रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विद वेलोसिटी 5i, सो वी कैन से u है हमारा 5i, और xy प्लेन के अंदर तो यानी वेक्टर फॉर्म में चलना पड़ेगा। एक्सेलरेशन भी हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इज 3i plus 2j. If the x coordinate of the particle at that instant is 84, then speed of the particle at this instant of time, the value of alpha। तो हम सबसे पहले इसका निकालते हैं x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें लगाना होगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो इसमें सारी वैल्यू पुट करते हैं, वेक्टर फॉर्म में रखना होगा हमारे को, वेक्टर फॉर्म में रख देते हैं इसको 5i कैप t प्लस हाफ 3i कैप प्लस 2j कैप इंटू टी स्क्वायर। इसमें आप आई के कंपोनेंट इकट्ठे कर लीजिए, जे के कंपोनेंट इकट्ठे कर लीजिए, आप लोगों ने बहुत किए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो 5t प्लस 3/2t स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस टी स्क्वायर इंटू जे कैप। इधर तो जे कैप कुछ है ही नहीं, इधर आप करेंगे तो जी। अब देखिए इसमें जो x कंपोनेंट है, दिस इज द x कंपोनेंट एंड इट इज 84 मीटर, तो वो टाइम हम निकाल सकते हैं जिस टाइम पे x कंपोनेंट इज 84। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको आप सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे t विल कम आउट 6 सेकेंड, और फिर हम वापस से v हमें निकालना है स्पीड, तो v इक्वल्स टू u प्लस at का फॉर्मूला लगाएंगे। u इज 5i प्लस a इज 3i प्लस 2j और t इज 6, तो इट विल बी 23i प्लस 12j। सो दिस विल बी द v, और v का यदि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो इट विल बी अंडर रूट 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर हम यहाँ करेंगे। 12 का स्क्वायर इज 144 एंड 23 का जो स्क्वायर आएगा हमारे पास, तो वो हम कर सकते हैं 23 एंड 23 23
529, तो ये 529 आ जाएगा, और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 673। सो अंडर रूट अल्फा, तो इट मीन्स इट विल बी 673। तो सी थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत करते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ये अपरेंट डेप्थ का क्वेश्चन है। ये भी हम लोग ऑप्टिक्स के अंदर स्ट्रेट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला ऑफ अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ का जो फार्मूला होता है दैट विल बी d1 अपॉन μ1 प्लस d2 अपॉन μ2, d1 6 अपॉन 8/5 प्लस 6 अपॉन 3/2। यदि आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 30/8 और 15/4 एंड दिस विल बी 4। तो यहाँ से आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट विल बी 31/4। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा/4, अल्फा इज 31। सो अगेन सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल फॉर्मूला। सो दिस इज द पैटर्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मैंने 30 के 30 क्वेश्चंस बहुत ही कम टाइम में फॉर्मूले के साथ, कैलकुलेशन के साथ किए हैं। आप लोग भी कर सकते हैं, बस आप लोगों को अपनी तैयारी में ये ध्यान रखना है, इस बार के जो पैटर्न है उसको देखते हुए तैयारी करनी है। और ऐसा एक शिफ्ट का नहीं, हम हर शिफ्ट का पेपर का सोल्यूशन लेके आएंगे आपके पास, जिसमें आप सभी सोल्यूशन को देख के ये एनालाइज कर सकते हैं कि हम लोग कहाँ पे अपना इम्प्रूव कर सकते हैं और नेक्स्ट सेशन के लिए आप तैयार हो सकते हैं। सो फ्रॉम बेस्ट विशेष, मैं पराग सिंघल अब आप लोगों के लिए विदा करता हूँ, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सो दैट हम लोगों को मोटिवेशन मिले। यही हमारे लिए मोटिवेशन है वीडियोस बनाने का। हम लोग आपके लिए ये वर्क करते रहेंगे, आप लोगों की तैयारी को अच्छा बनाने का पूरा प्रयास रहेगा, ताकि नेक्स्ट सेशन के अंदर आप और अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।